नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि सौरभ चौबे की पुस्तक से है। इसका चैप्टर 13 का ये 5वां वीडियो है और जो भाग 4 यानी पार्ट 4 तक जितनी भी वीडियोस थी वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को पूरा देख लें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक था अकबर का मकबरा। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जितने भी नए यूजर्स इन वीडियोस को देख रहे हैं और पुराने वाले तो भाई किए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में अनेक प्रकार की बुकों को पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए जो है आप लोगों के हित के लिए ही है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकबर का मकबरा स्थिति क्या थी? वो सिकंदरा में थी, जिसको बहिस्ताबाद नाम दिया था अकबर ने। ठीक है, निर्माता कौन था? मकबरे का निर्माण जो है वो अकबर ने शुरू कराया, परंतु पूर्ण कराने का श्रेय जो है वो जहांगीर को जाता है। यह मकबरा जहांगीर के काल में निर्मित पहली इमारती संरचना के साथ उसके काल का सबसे सुंदर एवं वैभवशाली भवन है। ठीक है, जहांगीर के काल का ये सबसे वैभवशाली भवन था। कौन? अकबर का मकबरा। आगे देखते हैं विशेषता। नंबर 1, चूँकि यह मकबरा पिरामिड आकार का है, इसलिए इस मकबरे में गुंबद का अभाव है। नंबर 2, यह मकबरा इस्लामी, हिंदू, ईसाई, बौद्ध कला के साथ कोच्चि चीन में प्रचलित खमेर वास्तुकला से भी प्रेरित था। नंबर 3, मकबरा 5 मंजिला है। पहली मंजिला पर बनी कब्र ही वास्तविक है, शेष नकली है। कब्र के चारों ओर ईश्वर के 99 नाम अरबी में अंकित है। जहांगीर ने मकबरे के चारों तरफ संगमरमर की 4 मीनारें बनवा दिया। नंबर 4 देखते हैं। आत्मकथा में जहांगीर कहता है, हजरत जन्नत आसियानी यानी अकबर के मकबरे पर वह पैदल ही जाता था। हैवल ने इस मकबरे को एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक माना है। नंबर 5, जाट नेता राजा राम ने 1691 ईस्वी में इस मकबरे को खोदकर अकबर की अस्थियां बाहर निकाली और हिंदू रिवाज से चिता पर रखकर उसे जला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थिति थी आगरा में। यह जो है दोस्तों, यह लेसन नंबर 13 जो कि मुग़ल प्रशासन एवं संस्कृति का ये पार्ट 5 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थिति आगरा, निर्माता नूर जहां। विशेषता क्या है? मुग़ल काल में पूर्ण संगमरमर से निर्मित यह पहली इमारती संरचना है। इस मकबरे का चबूतरा लाल पत्थरों से निर्मित है। यह मकबरा ईरानी शैली पर निर्मित है। पेट्रा दूरा से युक्त प्रथम मुग़ल स्थापत्य यही है। सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल के अंतिम चरण में पित्रादुरा शैली का प्रयोग शुरू हुआ। पर्सी ब्राउन इसे सबसे अधिक पूर्ण इमारत मानते हैं। अस्मत बेगम एवं एतमाद उद्दौला दोनों की कब्रें इसमें हैं। 1621 ईस्वी में अस्मत बेगम तथा 1622 ईस्वी में एतमाद उद्दौला की भी मृत्यु हुई थी। लाहौर में अनारकली का मकबरा
जहांगीर का मकबरा एवं नूरजहां का मकबरा है। लाहौर के जहांगीरी किले का निर्माण अमीर मामूर खां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर के सहदरा में स्थित है, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। आगे है विलियम फिंच, जो कि अनारकली के मकबरे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था। बताता है कि इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे है, इस पर लिखा है, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ठीक है, आगे है, लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ। नूरजहां ने एक मस्जिद का निर्माण लाहौर में करवाया था। दिल्ली में अब्दुल रहीम खाना के मकबरे का निर्माण हुआ। जहांगीर ने माही नदी यानी गुजरात पर एक पुल का निर्माण मीर बख्शी अबुल हसन से करवाया था। उसी के काल में जालंधर के सराय का निर्माण हुआ। आगे है शाहजहां। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। स्थापत्य में मकराना, जोधपुर के सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसी के काल में पित्रादुरा शैली का पूर्ण विकास हुआ। आगे, शाहजहां ने निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसमें आइए देख लेते हैं क्या क्या था। शाहजहां जो है वो दिल्ली में शाहजहानाबाद 1638 में बनाता है। लाल किला या लाहौरी द्वार। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है इसका। जमा मस्जिद का भी निर्माण करवाता है दिल्ली में। दीवाने आम या दीवाने खास भी बनवाता है दिल्ली में। ठीक है, रंग महल या नौबत खाना भी बनवाता है दिल्ली में। ठीक है, और आगरा में क्या क्या बनवाता है देखते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज बनाता है। जमा मस्जिद बनाता है, नगीना मस्जिद और ताजमहल बनाता है आगरा में। ठीक है, इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ताजमहल है। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा जो है वो दिल्ली में बनवाया गया इतनी चीज़ें हैं और आगरा में बनवाया गया इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगरा के दीवाने आम का निर्माण मूलतः अकबर ने करवाया था। शाहजहां ने इसमें संगमरमर लगवाया। यही शाहजहां का सिंहासन तख्ते ताऊस लगता था। आगरा किले में प्रथम संगमरमर की इमारती संरचना दीवाने आमी है। आगरा किले की मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित सबसे सुंदर भवन था। ठीक है दोस्तों, आगे, जहां आरा के सम्मान में निर्मित मोती मस्जिद पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। आगे, मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज 6 मंजिला है। मुमताज़ की मृत्यु के पश्चात शाहजहां यहीं रहता था। यहीं से वह ताज का दीदार करता था। ठीक है, जमा मस्जिद या मस्जिद जहांनामा का निर्माण जहां आरा बेगम ने करवाया था। इसमें 3 गुंबदों एवं ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे है, जमा मस्जिद को शाही विधान की सुंदर रचना कहा गया है। ठीक है, जमा मस्जिद को शाही विधान की सुंदर रचना कहा गया है। लाहौर के सहदरा में आसफ खां का मकबरा बना है। ठीक है, आगे देखते हैं ताजमहल।
मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी एवं उस्ताद ईशा। ठीक है, नाम बहुत तेज पूछता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ताजमहल के स्थापत्यकार कौन थे? अन्य देखते हैं। कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक अमान खां सिराजी। गुंबद निर्माण जो किया था वो है इस्माइल खां द्वारा तथा पच्चीकारी का कार्य पच्चीकारी का कार्य। ठीक है, पच्चीकारी का जो कार्य है वो कन्नौज के मोहन लाल ने किया था। ठीक है, इतने लोग जो है मिलकर ताजमहल को बनाए थे। आगे मतलब और भी मज़दूर वगैरह थे तो उनको नहीं, ये उस्तादों की बात की जा रही है। ठीक, आगे है निर्माण। 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर ताजमहल का निर्माण हुआ था। निर्माण अवधि जो है ताजमहल को पूरा करने में कुल 22 वर्ष लगे थे। मतलब 22 वर्ष पर तक उस पर काम चल रहा था। ठीक है, आगे विशेष। ताजमहल व संदर्भ में एक नवीन तथ्य संज्ञान में आया है कि उसकी लंबाई एवं चौड़ाई लगभग एक समान थी। हावेल के अनुसार ताज एक भारतीय नारी की साकार प्रतिमा है। ठीक है, ताजमहल में मुमताज़ एवं शाहजहां की समाधि है। ठीक है, मुमताज़ आसिफ खां की पुत्री थी। 14वीं प्रसव पीड़ा के समय उसकी बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे है बुरहानपुर में ही उसे सर्वप्रथम दफन किया गया। शाहजहां ने मकबरे का निर्माण हेतु सर्वप्रथम उसके लकड़ी के नमूने बनवाया। तदुपरांत इन्हीं लकड़ी के नमूने के आधार पर ही मकबरे का निर्माण हुआ। ट्रेवेनियर के अनुसार ताज के निर्माण में 20,000 मजदूरों ने कार्य किया था तथा इसके निर्माण में कुल 22 वर्ष लगे। इसके निर्माण पर कुल 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। फादर मैन रिक एवं स्मिथ ताजमहल का निर्माता वेनिस यानी इटली के जेरोनियो एवं वेरोनियो को माना है, जिसका पर्सी ब्राउन ने खंडन किया है। सही भी है। अगर ऐसा होता तो ताजमहल भारत में नहीं यूरोप में बना होता। ताजमहल को वास्तुकार की कला का रत्न, एक वफादार आशिक का खिराज, संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत आदि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दिल्ली, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पढ़ते हैं ऐसे। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर का निर्माण की नींव 1638 ईस्वी में रखवाया। 60 लाख की लागत से यह 10 वर्षों में पूर्ण हुआ। ठीक है, 60 लाख रुपया लगा था, सोच लो, और 10 वर्षों में इसको पूरा किया गया था शाहजहानाबाद को। आगे है 1648 ईस्वी में वह राजधानी शाहजहानाबाद में आकर रहने लगा। अपनी राजधानी जो है शाहजहानाबाद जो बनाया था उसमें आकर 1648 में रहने लगा। उससे पहले वह आगरा रहता था। ठीक है, आगे दिल्ली के लाल किले को किला ए मुबारक या भाग्यवान दुर्ग कहा जाता है। यह किला हमीद एवं अहमद नामक वास्तुकारों के निरीक्षण में बना। किले का प्रवेश द्वार लाहौरी दरवाज़ा कहलाता है। दिल्ली की जमा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दिल्ली के दीवान ए खास में ही अमीर खुसरो की पंक्तियाँ अंकित है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। ठीक है, पृथ्वी पे अगर स्वर्ग है
तो यही है। रंग महल में न्याय देवी की मूर्ति शाहजहां ने स्थापित करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दीवान आम एवं नौबत खाना यहाँ स्थित अन्य इमारतें हैं। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा का निर्माण जहां आरा ने किया था। शाहजहां ने यहाँ पर एक अस्पताल दारुसफ़ा खुलवाया था। औरंगजेब के बारे में देखते हैं। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है बनाया गया था। अन्य नाम जो है वो काला ताज, ठीक है, दूसरा ताज या दक्षिण का ताजमहल कहा गया। ठीक है, स्थिति क्या है, औरंगाबाद में बनवाया था। निर्माता जो है औरंगजेब था, यही बनवाया था औरंगजेब। ठीक है, रबिया उद दौरानी औरंगजेब की पत्नी थी। देख रहे हो, ये लोग, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया, औरंगजेब ने भी अपने पत्नी के लिए बनाया। चलिए आगे देखते हैं। उसका मूल नाम जो है दिलरास बेगम था। क्या नाम था? दिलरास बेगम। औरंगजेब ने उज्जैन के पास फतेहाबाद तथा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण फिदाई खां की देखरेख में करवाया। उसने दिल्ली में मोती मस्जिद एवं लद्दाख में पहली मुग़ल मस्जिद का निर्माण करवाया। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है नीचे, उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है कि जो पत्थर ताज के मुख्य द्वार पर लगा है उस पर 1647 ईस्वी लिखा है, जिसके अनुसार इसको तैयार करने में 17 वर्ष लगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। नंबर 1, मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पास ही है। किसका मकबरा? मरियम उज जमानी। नंबर 2, नादिर उल अस्र यानी असरार हुमायूं ने चित्रकार मीर सैयद अली जहांगीर ने चित्रकार मंसूर एवं शाहजहां ने स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, दी थी। तो नादिर उल अस्र एक उपाधि था। ठीक है, और जिनको जिनको दिया गया था उनका नाम है। ठीक है, तो मीर सैयद अली हुए, मंसूर हुए, और जो है आपका उस्ताद अहमद लाहौरी हुए। तो इन लोगों को जो है वो नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई थी। नंबर 3 पॉइंट, आगरा का दीवान आम 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से भी जुड़ा था। इसी में उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन क्लेवन को दफनाया गया है। ठीक है, जॉन क्लेवन को दफनाया गया है। आगे देखते हैं। नंबर 4, बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर बादशाहों का जो मकबरा है वो भारत से बाहर स्थित है। याद रखिएगा आप। ठीक है, बाबर का, जहांगीर का, बहादुर शाह जफर का, जिसको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, वही दफन कर दिया गया। इन बादशाहों का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 5, औरंगजेब एवं बहादुर शाह प्रथम का जो मकबरा है वो दक्षिण भारत के औरंगाबाद यानी खुलदाबाद में स्थित है। ठीक है, आगे नंबर 6, सल्तनत युग में फिरोज तुगलक, मुग़ल युग में शाहजहां तथा आधुनिक युग में गवर्नर जनरल डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 7 पॉइंट, कश्मीर का मुग़ल सूबेदार सैफ खां पुल निर्माता के रूप में विख्यात था। नंबर 8, रोशन उद्दौला ने सुनहरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नंबर 9,
दीवाने खास शाहजहां द्वारा निर्मित भवनों में सर्वाधिक अलंकृत है। नंबर 9 हो गया। ठीक है, आगे है रोशन उद्दौला ने सुनानी मस्जिद का निर्माण हो गया। ठीक है, आगे है तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन या तख्ते मुरस्सा। शाहजहां का जो सिंहासन था तख्ते ताउस राज स्वर्णकार बेबादल खां की देखरेख में 7 वर्षों में बना। ठीक है, जो शाहजहां का जो राज सिंहासन था उसको बनाने में 7 वर्ष लगा था बेबादल खां के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम 1635 ईस्वी में शाहजहां इस सिंहासन पर बैठा। इसका उल्लेख जो है वो बादशाहनामा में मिलता है। अलग अलग 2 मयूर होने के कारण इसे मयूर सिंहासन भी कहा गया। इसमें 12 स्तंभ थे। इसी में शाहजहां ने मीर जुमला द्वारा प्रदत्त कोहिनूर हीरा संलग्न करवाया था। इसमें बहुमूल्य पत्थर रूबी भी लगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसे शाह अब्बास सफावी ने जहांगीर को भिजवाया था। इस रूबी पर तैमूर साहिब किरमान, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उल्लुक बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और शाहजहां के नाम अंकित थे। ठीक है, इसके निर्माण में 46 लाख मूल्य के रत्न तथा 14 लाख रुपए मूल्य का सोना लगा था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह इसे लूट कर ईरान लेता गया। मुहम्मद शाह रंगीला इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। प्रारंभ में यह सिंहासन आगरा के दीवाने आम में था। शाहजहां ने जब राज दरबार दिल्ली स्थानांतरित कर दिया तो यह सिंहासन भी लाया। ठीक है, आगे बाग देखते हैं। नंबर 1, फारसी प्रेरणा के अंतर्गत जो है वो बागे बहिश्त का चलन मुग़लों ने शुरू किया था। आगे है मुग़ल बागों को सोपान उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोपान उद्यान। ठीक है, भारत में पहला मुग़ल बाग बाबर ने आगरा में लगवाया, जिसे हस्त बहिश्त यानी 8वां स्वर्ग एवं नूरे अफ़सा कहा गया। ठीक है, नूरे अफ़सा कहा गया। आगे है यही आज का राग बाग है। भारत में चौखाने वाले उद्यान की परंपरा तो बाबर ने ही शुरू की, लेकिन ये बाग स्वतंत्र रूप से होते थे। ठीक है, स्वतंत्र रूप से होते थे, किसी स्मारक के साथ नहीं। बाबर ने धौलपुर में बाग-ए नीलोफर कमल उद्यान जिसे बोला जाता था बाग-ए नीलोफर, खानवा विजय के पश्चात सीकरी गांव में बाग-ए फतह तथा बाग-ए वफा का निर्माण करवाया। नंबर 2 पॉइंट, हुमायूं का मकबरा पहला भवन है जो कि ज्यामितीय चतुर्भुज यानी 4 बाग आकार के उद्यान के बीच है। चारबाग की तुलना फारसी काव्य में वर्णित बहिश्त स्वर्ग से की जाती है। नंबर 3, आगरा में अंगूरी बाग अकबर ने बनवाया था। नंबर 4, जहांगीर ने 777 बाग लगाया, जिसमें कश्मीर के 2 शालीमार बाग एवं निशात बाग प्रमुख हैं। निशात बाग जहांगीर ने बनवाया
प्रारंभ किया। ठीक है, जहांगीर ने बनवाना प्रारंभ किया, लेकिन यह पूर्ण जो है वह शाहजहां के काल में हुआ था। आसफ खां के लिए बनाया गया निशात बाग तथा इस्लामाबाद के निकट अचबल एवं वेरनाग स्थापत्य कला के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। जहांगीर को फूलों से विशेष लगाव था। उसी के संकेत पर कवि मतीराम ने गुल-ए-आफ़सा नामक शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी की रचना की थी। नंबर 5 पॉइंट देखते हैं। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। उसने आगरा के अंगूरी बाग को पुनः नए नमूने पर बनवाया। कश्मीर का चश्मा-ए-शाही बाग शाहजहां ने ही बनवाया था। नंबर 6 औरंगजेब की कवित्री पुत्री जैबुनिसा ने लाहौर में चहार बुर्जी नामक बाग लगवाया था। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग लगवाया। आगे देखते हैं। नंबर 7 पॉइंट है। अहमदनगर के शासक अहमद निजाम शाह ने हस्त बहिस्त स्वर्ग का बाग का निर्माण जो है वो करवाया। यद्यपि आरंभ स्टार्टिंग में यह फैज बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो नीचे हैं उसे हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। जहांगीर के काल में आभूषण विभाग यानी जरगरखाना के दरोगा सईदाई गिलानी को शाहजहां ने बेबादल खां की उपाधि दी थी। ठीक है, जो सईदाई गिलानी है वही बेबादल खां की उपाधि ग्रहण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वह कवि भी था और कुशल कारीगर भी था। उसने एक कसीदा लिखा था जिसकी प्रत्येक पंक्ति से शाहजहां के समय की घटनाओं की तिथि निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मुगल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे मुगल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कानून-ए-हुमायूं से ज्ञात होता है कि हुमायूं ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला की स्थापना शेर मंडल में की थी। ठीक है, खगोल शास्त्रीय मुल्ला चांद हुमायूं एवं बाबर का राज दरबारी था। बाबरनामा में बाबर ने शंख, पद्म, नील, खरब आदि संख्याओं का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में फारस का मीर फतुल्लाह सिराजी महान वैज्ञानिक था। उसकी उपाधि आजाद उद दौला थी। वह महान खगोल शास्त्री के साथ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं यांत्रिकी विज्ञान का ज्ञाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अकबर ने उसे कारखानों एवं सामरिक कारखानों का प्रमुख बनाया था। मीर फतुल्लाह ने अनेक यांत्रिक आविष्कार किया था। अकबर के समय उसी ने युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था। अकबर ने मेवाड़ एवं सियालकोट में तोड़दार बंदूक का कारखाना खोला। आगे अकबर के अधीन बंदूकों में वेध की नई तकनीक तथा बंदूकों की
नलियों को एक साथ जो है साफ करने की विधि कार्ट मिल यानी गाड़ी चक्की तथा शिप कैमल जहाजी यंत्र ऊँटों के आकार का विकसित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1594 से 1596 ईस्वी में विकसित शिप कैमल को अकबर के प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयोगों में भारत की सर्वोच्च खोज मानी गई है। गाड़ी वाली चक्की के आविष्कार का श्रेय निज़ामुद्दीन अहमद फ़तेहुल्लाह अबुल फजल अकबर को देता है। ठीक है, आगे अकबर के दरबार में महादेव प्रथम वैद्य और चंद्रसेन प्रथम शल्य चिकित्सक था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ऊपर कर लेते थोड़ा। हाँ, 1567 से 68 ईस्वी में निर्मित जौनपुर का पुल पूर्व आधुनिक काल का सबसे बड़ा पुल था। प्रशीतलन हेतु अकबर द्वारा सोरे की खोज का उल्लेख अबुल फजल करता है। अबुल फजल पहला भारतीय था जिसने वैज्ञानिक तरीके से एल्कोहल आसवन पद्धति का उल्लेख किया। ठीक है, आगे है, उसने यूनानी विज्ञान के प्रति सम्मान दिखाया और शास्त्रीय इस्लामी विवेकपूर्ण दर्शन का साक्ष्य भी देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के समय भवन निर्माण में जो नवीनता आई वह थी पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों वाले घरों, बंगला या बंगलों का निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बांध बनवाया जिसमें 13 द्वार थे। जहांगीर ने बुरहानपुर में एक जल का कारखाना अस्याब खोला। शाहजहां के समय महानतम ज्योतिषविद मुल्ला फरीद हुए जिन्होंने जीच ए शाहजहानी नामक खगोलीय चार्ट तैयार किया था। शाहजहां के काल में बीज गणित का संस्कृत से फारसी में अनुवाद गणितज्ञ आबुर्शीद ने किया था। शाहजहां ने केवल आगरा शहर हेतु समय को 36 घड़ियों में समायोजित किया। इससे पूर्व बाबर ने जाम ए साइत यानी घंटा घर का निर्माण समय जानने हेतु करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। करवाया था, आगे है। रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रौजत उस सफ़ा में मिलता है। ठीक है, आगे मुगल लघु चित्रों में बादशाहों को रेत घड़ी यानी समय सूचक यंत्र पर आसीन प्रदर्शित किया गया है। रेत घड़ी का प्रथम भारतीय संदर्भ रामचंद्र की यंत्र प्रकाशम 1428 ईस्वी तथा जनान राजा जिसे ज्ञान राज का सुंदरा सिद्धांत 1503 ईस्वी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुजाम ए बुल्दान जो कि अरबी में खगोल की पुस्तक है।
ठीक है, आगे देखते हैं। खगोल की पुस्तक है में नगरों एवं देश विदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद जो है वो मुल्ला अहमद कासिम बेग ने किया। सूरत के भीम जी पारेख ने सर्वप्रथम यूरोपीय मुद्रण यंत्र में रुचि ली। ठीक है, आगे रुचि ली। इसने अपने खर्चे से एक छपाई मशीन मंगवाया। मुगल काल में लाहौर में एक परिष्कृत मेधशाला का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुई। समूची ऐसे सर्जनों का उल्लेख करता है जो कटी नाक को जोड़ देते थे। कांगड़ा ऐसी सर्जरी का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, बदायूनी ने अपनी रचना निजारतुर रसीद में आयुर्विज्ञान का उल्लेख किया है। ऐनक का आविष्कार, ऐनक मानी चश्मा जानते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ऐनक का आविष्कार यूरोप में हुआ। फैजी खुद ऐनक पर अपनी निर्भरता का वर्णन करता है। आगे देखते हैं। वस्तुतः मुगल विज्ञान प्रौद्योगिकी अपने समकालीन यूरोपीय विज्ञान से काफ़ी पीछे थी। आखिर ऐसा क्यों? इस हेतु अनेक कारण विद्यमान थे। वस्तुतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समाज से बड़ा गहरा अंतर संबंध होता है। जब तक समाज उस प्रौद्योगिकी को ना स्वीकार करे तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे व्हिटनी जिन को ब्रिटेन के समाज ने स्वीकार किया, जबकि वहीं उसे फ्रांस के राज्य ने स्वीकारा। यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में सफल रही जबकि फ्रांस में नहीं। आगे देखते हैं। यही बात मध्यकालीन भारतीय समाज पर भी लागू होती है। ठीक है, दरअसल तत्कालीन भारतीय समाज रूढ़िवादी एवं धर्मभीरू था। वह परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार नहीं करता था। यूरोप में इस समय सामुद्रिक यात्रा एवं भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हो गया। यदि हम थोड़ा पीछे जाएं तो खुद 11वीं सदी में अल-बरूनी ने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के पतन का मूल कारण भारतीयों के अहंकार एवं बाहरी दुनिया से खुद को काट लेने की प्रवृत्ति को मानता है। खुद अबुल फजल मध्यकाल तक आते आते रूढ़िवादिता के बढ़ने एवं प्राचीन विज्ञान के बूझते हुए चिराग पर विलाप करता है। अबुल फजल के अनुसार क्यों और कैसे के दरवाजे आगे देखते हैं बंद हो चुके हैं। क्यों और कैसे के दरवाजे जो है वो बंद हो चुके थे और प्रश्न करने तथा जांच पड़ताल को व्यर्थ और
विधर्मी कार्य मान लिया गया है। ठीक है, मान लिया गया था। आगे शासकों ने भी विज्ञान प्रौद्योगिकी में कोई बड़े पैमाने पर विशेष रुचि नहीं दिखाया। हालांकि इसका एकमात्र अपवाद सवाई मिर्जा राजा जय सिंह थे। ठीक है, अतहर अली महोदय के अनुसार इस समय हलचल थी और उसका महत्व भी था, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल लहरें ही पैदा कर पाई, जबकि आवश्यकता किनारों को तोड़ देने वाले बाढ़ की थी, ताकि लोगों का मस्तिष्क एक नए सांचे में ढल सके। खुद बर्नियर इस पर अफसोस करता है कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान वाले विद्यालयों का अभाव है। प्रोफेसर अतहर अली ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन को मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण माना है। ठीक है, आगे इनका मत है कि मुगलों की वे तोपों जो मराठा किलों को न भेज सके उन्हें अंग्रेजी तोपों ने बड़ी सहजता से भेज दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय कितना बड़ा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा है दोस्तों कि सवाई जय सिंह, आप लोग देखिए, सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, सवाई राजा जय सिंह, ये जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, वीडियो जो है बस एक वीडियो और आएगा और ये जो है लेसन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी ने पूरी मेहनत करके ये सौरभ चौबे की पुस्तक जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसे कंप्लीट कराने का दायित्व लिया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो चैनल को जितने नए यूजर्स देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, शब्बा खैर दोस्तों।